कल हम शीत युद्ध के बारे में चर्चा कर चुके थे। क्लास 12th में चैप्टर शीत युद्ध यानी कोल्ड वार पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको ऐसे भी जनरल कंपटीशन के लिए भी समझना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो हम कल शीत युद्ध के बारे में बात किया था। शीत युद्ध यानी अंग्रेज़ी में इसको कोल्ड वार कहा जाता है। कोल्ड वार क्या था कि 1945 के बाद 1991 तक दो बड़े देश, एक साइड अमेरिका थे और एक साइड रूस, यानी अभी के टाइम में जो रूस कहलाता है, सोवियत संघ कहलाता है, वो था। तो ये जो अमेरिका और रूस के बीच एक ऐसा युद्ध चला जो हथियार से नहीं लड़ा गया। अमेरिका और रूस के बीच जो ऐसा युद्ध चला, रूस को हम सोवियत संघ कहते हैं, माने उस ज़माने में इसका नाम सोवियत संघ था। तो रूस या सोवियत संघ जो भी बोले हम, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ऐसा युद्ध चला था जिसमें कभी हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। इन दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रचार किया और ऐसा लगता था कि लड़ाई अब हो जाएगी। एक युद्ध का माहौल बना हुआ था 1945 से 1991 के बीच। इसी ऐसे घटना को यानी ऐसे सिचुएशन को क्या कहा गया? शीत युद्ध। एक अमेरिका के बड़े पॉलिटिशियन थे जिनका नाम था बर्नार्ड बरूच। उन्होंने ऐसे लड़ाई का नाम दिया था शीत युद्ध या कोल्ड वार। तो हम आज इसके आगे पढ़ेंगे। अगर कोई एक लाइन में बताना चाहे कि कोल्ड वार क्या था, तो आंसर ये होगा कि कोल्ड वार यानी शीत युद्ध ऐसा युद्ध होता है जिसमें हथियार का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ प्रचार के माध्यम से यह युद्ध लड़ा जाता है। यही युद्ध 1945 से लेकर 1991 तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लड़ा गया। तो कोल्ड वार का पूरा टॉपिक लगभग हम पढ़ चुके हैं, ये आपको याद भी हो चुका है। इसके आगे हम बात करेंगे कि क्या सिचुएशन हुआ। तो हुआ ये कि जब कोल्ड वार चल रहा था तो हम पढ़ चुके हैं कि दो देश थे, एक थे अमेरिका और एक थे सोवियत संघ। तो हुआ ये कि दो बड़े देश जब आपस में तनातनी में सामने आ जाएंगे तो इनके मानने वाले छोटे छोटे भी देश होते हैं। तो दुनिया के बहुत सारे देश अमेरिका के साथ हो गए और बहुत सारे देश सोवियत संघ के साथ हो गए। अगर मान लें हम कि ये यूरोप है, इसको 20 से काट दें, तो यूरोप का जो पश्चिमी हिस्सा था वो किसके साथ था? अमेरिका के साथ। और सोवियत संघ का जो पूर्वी हिस्सा था, यूरोप का जो पूर्वी हिस्सा था वो किसके साथ था? सोवियत संघ के साथ था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो यूरोप था वो दो भागों में बटा हुआ था। इसी तरह से यहाँ पर अमेरिका के आसपास में एक देश था जिसका नाम था क्यूबा। यहाँ पर मान लो ये अमेरिका है, तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है क्यूबा। तो क्यूबा मिसाइल संकट हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो क्यूबा मिसाइल संकट का ये मतलब हुआ कि सोवियत संघ ने अपने मिसाइल ला करके कहाँ तैनात कर दिए थे? क्यूबा में। ये घटना 1962 की है। 1962 में सोवियत संघ ने अपने मिसाइल ला करके क्यूबा में तैनात कर दिए थे। और क्यूबा किसके नज़दीक था? अमेरिका के नज़दीक था। तो अमेरिका को लग रहा था कि किसी भी समय उसके ऊपर हमला हो सकता है। इसीलिए ऐसी घटना, जो क्यूबा में मिसाइल रखने की जो घटना है, जो सोवियत संघ के द्वारा किया गया था, इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। ये घटना 1962 की थी। तो एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? तो आंसर होगा कि 1962 में सोवियत संघ ने अपने मिसाइल क्यूबा में तैनात कर दिए थे, जिसका सीधा निशाना अमेरिका था। तो इसको क्या कहा जाता है? क्यूबा मिसाइल संकट। इसके बाद का अगर हम टॉपिक देखें, ये सारे इम्पोर्टेंट सवाल हैं। तनाव शिथिल। तो तनाव शिथिल का मतलब होता है एक ऐसा समय जब दो देश जब लड़ रहे हो तो उनके बीच तनाव में कमी आ जाए, या दो लोग जब लड़ रहे हो, दोनों के बीच जब टेंशन है तो उनके टेंशन में थोड़ा कमी आ जाए, तो इसको तनाव शिथिल कहा जाता है। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो तनाव चल रहा था, इसके बीच थोड़ा बहुत कमी आया। ये लगभग 70 के दशक की बात है, जब अमेरिका और सोवियत संघ ने अपना तनाव कम किया और लड़ाई थोड़ा कम हो गया, डाउन हो गया, टेंशन कम हो गया, तो ऐसी स्थिति को कहा गया तनाव शिथिल। तो 3 इम्पोर्टेंट सवाल आपके क्लियर हुए। शीत युद्ध क्या है? तो ऐसा युद्ध जो किसी हथियार के बिना लड़ा जाए।
जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ा जाए, लेकिन उसमें हथियार का इस्तेमाल ना हो, गोला बारूद बम का हथियार माने इस्तेमाल ना हो, उसको क्या कहेंगे? शीत युद्ध। एक युद्ध है एक संकट है क्यूबा संकट। तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में अपने मिसाइल लाके तैनात कर दिए थे, जिसका सीधा निशाना अमेरिका था। तो इसको क्या कहा जाता है? क्यूबा मिसाइल संकट। उसी तरह से हम तनाव शिथिल का बात करें तो एक ऐसा स्थिति जब लगा कि दोनों देशों के बीच तनाव बहुत कम हो चुका है, तो ऐसे को हम तनाव शिथिल या दितांते के नाम से जानते हैं। इसको अंग्रेजी में दितांते के नाम से जानते हैं, दितांते कहलाया। एक सवाल आगे बनता है, गुट निरपेक्षता या गुट निरपेक्ष देश क्या है या तीसरी दुनिया के देश क्या है? तो आप याद रखेंगे कि गुट निरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी गुट में शामिल ना होना। यानी जिस समय ये जो यूरोप है ये दो हिस्सों में बटा हुआ था और पूरब का यूरोप किसके साथ था? अमेरिका के साथ। और पश्चिम का यूरोप किसके साथ? जब यूरोप दो भागों में बटा हुआ था, पश्चिम का यूरोप किसके साथ था? अमेरिका के साथ। और पूरब का यूरोप किसके साथ था? सोवियत संघ के साथ। तो इस समय जब पश्चिम का यूरोप अमेरिका के साथ है और पूरब का यूरोप सोवियत संघ के साथ है, तो कुछ ऐसे देश थे जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो ऐसे देश जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, उन देशों को क्या कहा गया? गुट निरपेक्ष देश कहा गया। और ऐसे देशों में कुछ देश का नाम आता है। जैसे सबसे पहला नाम आता है भारत का। भारत में उस समय जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी और जवाहरलाल नेहरू ने भारत के लिए गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई थी, यानी भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं था। ये पढ़ने को मिलता है कि पाकिस्तान का झुकाव थोड़ा अमेरिका के साइड था, तो भारत का झुकाव थोड़ा सोवियत संघ के साथ हुआ, लेकिन फिर भी पूरे तौर पर भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ और ये हमेशा शांति चाहता था। भारत के साथ एक देश था यूगोस्लाविया, तो यूगोस्लाविया भी किसी भी गुट में शामिल नहीं था। इसके साथ एक देश था मिस्र और एक देश था जिसका नाम था इंडोनेशिया। तो ये सारे देश जो है वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए थे, इसलिए इन देशों को गुट निरपेक्ष देश कहा जाता है। इसमें यह पूछता है कि चार जो देश है इन जो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए थे, इनके नेताओं का नाम बताइए। तो भारत से जो नेता थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। यूगोस्लाविया से जो थे उनका नाम था मार्शल टीटो। और इसी प्रकार से मिस्र से जो थे उनका नाम था कर्नल नासिर। और इसी प्रकार से इंडोनेशिया से जो थे उनका नाम था डॉक्टर सुकर्नो। ये सारे नेताओं ने यह निर्णय लिया था कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, तो ऐसी घटना को गुट निरपेक्षता कहा गया। अगर हम आगे देखें इस पर तो क्वेश्चन क्या बनाएगा? पूछेगा गुट निरपेक्षता जो नीति अपनाई गई थी उसके लिए मीटिंग होता था, तो पूछेगा पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आंसर याद रखिएगा कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। और बेलग्रेड जो है यूगोस्लाविया में पड़ता है। बेलग्रेड यूगोस्लाविया में पड़ता है। और पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में हुआ था, 1961 में। एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि भारत में गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ और कौन सा हुआ? तो आंसर याद रखेंगे कि भारत में 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था और ये 1983 में हुआ था नई दिल्ली में। तो भारत में 1983 में 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ। अब इसके बाद जो सवाल बनता है वो सिर्फ ये बनेगा कि तीसरी दुनिया किसको कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा कि तीसरी दुनिया ऐसे देशों को कहा जाता था जो किसी भी गुट में शामिल नहीं थे। यानी ऐसी सिचुएशन थी उस समय की कि पूरी दुनिया दो भाग में बटी हुई थी, लेकिन कुछ देश ऐसे थे जो किसी भी गुट में नहीं थे। तो ऐसे देशों को क्या कहा गया? ऐसे देशों को कहा गया तीसरी दुनिया के देश। और तीसरी दुनिया के देश में कौन आएंगे? भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर अगर हम देखते हैं तो 12वीं क्लास का पहला चैप्टर जो शीत युद्ध है वो पूरा लगभग ख़त्म हो जाता है। मेन सारांश इसका यही है। इससे ये भी सवाल पूछता है कि हिरोशिमा पे बम कब गिराया गया था, नागासाकी पर बम कब गिराया गया था, जो परमाणु बम का प्रयोग अमेरिका ने पहली बार किया था।
तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे, जिनका नाम लिटिल बॉय और फैट मैन था। तो आपको शीत युद्ध के बारे में सारा जानकारी हो चुका होगा, उम्मीद करते हैं। और कोई सवाल होगा तो आप कमेंट में लिख देंगे, हम उसको डिटेल करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़ाई करते रहें।